हेलो फ्रेंड, रज़ा आईएसपीसी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है भौतिक विभाजन, यानी कि पुनर्वलोकन का जो ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा था हम लोगों का, उसमें यहाँ तक इससे पहले हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस न्यू टॉपिक है जो मेरा है भौतिक विभाजन, या भारत के प्राकृतिक प्रदेश का जो है भौतिक विभाजन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है आप लोग बने रहिए इस वीडियो से। चलिए, कहते पूरा चुंबकत्व, यानी कि पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। यानी कि ये कह रहा है पूरा चुंबकत्व जो है, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है, यानी कि स्टडी का वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों और निर्माण के समय संरक्षित गुणों का क्या करता है, अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। यानी कि ये शाखा जो है विज्ञान के पुराने घटनाओं से क्या है, संबंधित है। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेनेगर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लाइन का भाग है। यानी कि याद रखिएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहते हैं, महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड जो है किसका भाग है, तो गोंडवाना लाइन का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यानी कि कहते हैं गोंडवाना लाइन में विशाल क्षेत्र में कौन कौन सा थे, भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी, और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के बीच तैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। यानी कि इसका मतलब यह समझिए कि गोंडवाना लैंड से जो एक प्लेट आपस में टकराया, तो टकराने से बाद क्या यूरेशियन प्लेट में आकर के सट गया, और इन दोनों के बीच तैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या हो गया, अलग से ये डेवलप हो गया, विकसित हो गया। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसलिए हिमालय का जो पूरी पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ भी है। इसमें क्या क्या है, ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ भी शामिल है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हिमालय के कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी यानी कि बेसिन का निर्माण हुआ। क्या बात बोल रहा है कि तैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ और उसके समय साथ साथ एक बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया, है ना। क्या हो गया, इसके रूप में विकसित हो गया। और अगला पॉइंट है, भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी कि याद रखिएगा कि भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है।
प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वह आग्नेय और तथा रूपांतरित शैवाल यानी कि रूपांतरित दो तरह के चट्टानों से बना है। कौन कौन? आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटी से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई यानी कि आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है। यह क्या है? समतल का मतलब प्लेन भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। याद रखिएगा यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट बहुत मोस्ट पूछता रहता है एग्जाम हॉल में कि भारत के पश्चिमी तट का जो निर्माण हुआ है, पश्चिमी भारत के पश्चिम वाला हिस्सा यानी कि नॉर्थ साउथ के गुजरात वाला इलाका का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। याद रखिएगा भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। याद रखिएगा भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यानी कि भारत का जो पूरा एरिया है उसको कितने भाग में बांटा है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये 4 निम्न है। पहला है उत्तर का प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर वाला जो इलाका था ना उसको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे। देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला ये सब इलाका है। ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका। दूसरा विशाल मैदान, तो विशाल मैदान कहाँ है? जो मिड में है विशाल मैदान, यहाँ आ जाएगा। ये वाला एरिया सब जो है ना वो सब सिंध का गंगा का मैदान सब जो है ये सब विशाल मैदान वाला इलाका हो जाएगा। ही बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब आ जाएगा विशाल मैदान में। और तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार आप कहाँ आ जाएगा? साउथ में आ जाइएगा। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ जाएगा? ये साउथ वाला ये वाला इलाका में प्रायद्वीपीय पठार सब ये सब क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार होगा। और चौथा वाला जो पॉइंट है, चौथा तट एवं द्वीप, तट और द्वीप, जहाँ समुद्र के किनारे होगा वो तट होगा। ये सब जो होगा तट हो जाएगा, ये सब तट। और यहाँ पर द्वीप सब हो जाएगा जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब एरिया में। यानी कि तो याद रखिए कि भारत के प्राकृतिक भौतिकी के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला इलाका में पड़ता है ना। दूसरा विशाल मैदान, तो यानी कि भारत का सबसे बड़ा एरिया जो है वो विशाल मैदान है। ये पूरा एरिया में विशाल मैदान है, ये विशाल मैदान है। तो सबसे ज़्यादा एरिया में विशाल मैदान के 45% इलाका पे भारत का विशाल मैदान है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, जो ये वाला पठार है दक्षिण भारत में वो सब प्रायद्वीपीय पठार। और तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे वाला इलाका सब है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल के खाड़ी के किनारे, ये सब क्या होगा? ये सब तटीय मैदान आ जाएगा। तो आप लोग आशा कर रहे होंगे सारे बच्चे ये सब समझ में आएंगे। एक दफ़ा आप लोग मैप को अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए हम लोग अब अगला नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये दिया उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा पॉइंट में है उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा दिया भारतीय मरुस्थल। चौथा है भारतीय प्रायद्वीप, तटीय मैदान। और छठा है द्वीप समूह। द्वीप समझते हैं जो चौथी तरफ क्या हो, जल से गिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं, और बीच में उठा हो, स्थल हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का निर्माण वह किससे हुआ है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। ये शिलाएं क्या? अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्र, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। याद रखिएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह किसके? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुई है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है।
याद रखिएगा, विंध्य क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ वह कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, इनमें क्या था, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। याद करिएगा, ये सब जो चट्टान है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है, इनसे ये सब प्राप्त होते हैं। चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, हाँ, बलुआ पत्थर, ये सब का निर्माण किस क्रम की चट्टान से हुआ है? तो कहेंगे हम लोग विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? तो कुडप्पा क्रम की चट्टान से हुआ है। ये सब याद रखिएगा। अगला, विंध्य क्रम की चट्टानों को के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टाने का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये भी पॉइंट बहुत मोस्ट विविया है कि भारत का अधिकांश जो भाग है किस से प्राप्त होता है? तो कोयला किस से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है कोयला। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, यानी कि हाई श्रेणी का कोयला भी दो तरह का होता है, एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है? तीन तरह का होता है कोयला, तीन तरह का, एंथ्रासाइट, पिग्नाइट और ये होता है बिटुमिन्स कोयला। तो सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट टाइप का कोयला। तो ये गोंडवाना लाइन के क्रम का जो चट्टान से जो कोयला निर्माण होगा वो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला होगा। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन कोयले की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन कोयले की प्राप्ति होती है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, बहुत कम होती है। जिसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आप लोग जानते होंगे कोयला वोयला सब चीज़ क्या होता है। अब हम लोग जो टॉपिक था इसका जो भी फैक्ट था उनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इन चैप्टर से जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है उनको हम बारीकी से करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न नंबर है, भारत के उपबंध कहते हैं, भारत के उपबंध पर पूरा चुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका यानी कि खिसका, सरका का मतलब क्या था? खिसका। यानी कि भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से के संकेत से मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थला पिंड सरका है। किससे? उत्तर को दक्षिण की ओर, किधर सरका है? दक्षिण की या पूर्व की ओर या पश्चिम। तो थोड़ा याद रखेंगे, ये क्या है? उत्तर की ओर सरका है। किधर सरका है? उत्तर की ओर सरका। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर आंसर ए हो जाएगा, है ना। नॉर्थ की तरफ क्या है? खिसका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या होता है? महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लाइन का भाग है। गोंडवाना लाइन में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। याद रखिएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लाइन का भाग कौन कौन होगा? तो गोंडवाना लाइन में आएगा दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका आएगा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लाइन के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, यानी कि कई भागों में टूट गया, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर स्थापित हो गया। यानी कि उत्तर की ओर क्या हो गया? खिसक गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? उत्तर की ओर खिसक गया और यूरेशियन प्लेट का जाकर के क्या हो गया? हिस्सा बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, उसे गोंडवाना लाइन कहते हैं। बिल्कुल, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का क्या था? भाग था पहले, जो कई वर्ष पहले भूस्खलन स्खलन हुआ, प्लेट टेक्टोनिक का हुआ, तब जाके ये उत्तरी प्लेट का हिस्सा बन गया। नहीं तो उससे पहले किस प्लेट का हिस्सा था? गोंडवाना लाइन का हिस्सा था, गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था। पढ़िए प्रश्न की व्याख्या है। चलिए अगला, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में? अभी पढ़े 4। कितने? 4। सभी को याद होगा चारों। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा तट एवं द्वीप। याद हो गया ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो तराई क्षेत्र में। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? तो तराई। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो वह कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, पाताल तोड़ कुएं ऐसी प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्रोत ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है।
पताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पताल तोड़ कुएं भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर? भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। मनन कीजिए, यानी कि सोचना है। क्या है? भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, यानी कि स्टेटमेंट इसमें से देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनीति में हुई है। तीसरा पॉइंट बोला है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगरत में हुई है। चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चुनना है कथन। तो पहला कथन बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। बिल्कुल बात सही है। जो मेघालय का पठार है वो दक्षिणतम भाग का दक्कन पठार का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। फिर कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी स्टेटमेंट है गंगा की रचना एक अग्रगरत हुई है। बिल्कुल है। लेकिन चौथा देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट से हिमालय की उत्पत्ति नहीं, यूरेशियन प्लेट से, भारतीय प्लेट से नहीं होकर के यूरेशियन प्लेट से हुआ है। यूरोपीय प्लेट नहीं, चीनी प्लेट नहीं, त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो बिल्कुल चौथा स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये यूरेशियन प्लेट से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा। 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, बाद बाकी चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है, यानी कि आउटलियर है। बिल्कुल है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है ना? अगला पॉइंट है कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिन्नति में हुई है। ये भी पॉइंट सही है। अतः विकल्प 2 भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रदत्त यानी कि फोर्डेडिप पैदा हो गया। यह अग्रदत्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने की वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रदूत धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अतः कथन 3 भी सही है। अगला, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टकराव से हुई है। याद रखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई, न कि चीनी प्लेट, न कि यूरोपियन प्लेट से, है ना? टकराव से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। कथन 4 गलत है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें से पूछा है कौन सा जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सबसे प्राचीन भौमिकीय दृष्टि से, ये बात सही है। तो बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बिल्कुल प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल साउथ वाला हिस्सा जो है ना भारत का, वो पुराना है। फिर हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों वाली प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सबसे युवा पर्वत है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुई है। नहीं, ये बात गलत है, जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। अगला, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार। बिल्कुल है, गोंडवाना लाइन में जो बिटुमिन प्रकार का कोयला हुआ था ही, तो इसका डी भी सही है कि केवल क्या गलत है? सी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण, यानी कि भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण की जमाव नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। याद रखिए, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के द्वारा भारत में कोयले का विशाल भंडार यही गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। बात सही है। हाँ, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये भी बात स्पष्ट। विकल्प सी असत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलभित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखना, दक्कन का ट्रैप, उत्तर का नूतन और पश्चिमी घाट और प्री कैम्ब्रियन, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से हम लोग को ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसको भी मिलाना भी है।
मिलान वाला भी है। अरावली और नर्मदा ताप्ती जलोढ़, तो इसको मिलाने वाला है। क्या है इसका? मिलान चिन्ह है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए, बी हो जाएगा। 1 का 3 और 2 का 1 और 3 का 1 एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, देख लीजिए आप लोग। कहते हैं उपर्युक्त का विवरण इस प्रकार है, उपर्युक्त का विवरण इस प्रकार है, यानी कि 1 का 3 हो गया, तो 1 का 3 क्या होगा? 1 का 3 हो गया क्रिटेशियस आदि नृत्य, यानी कि 1 का यानी कि दक्कन का जो ट्रैप है क्रिटेशियस समय में, और उत्तर का नूतल जो है, उत्तर का नूतल 2 का 1 हो जाएगा, तो वो 2 का 1 किस में हो जाएगा? 2 का 1 में हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा उत्तर का नूतल, यह पश्चिमी घाट क्या होगा? उत्तर का नूतल के द्वारा हो जाएगा। इसी तरह देखना है हम लोग को। चलो ठीक है, अरावली का। अब अरावली सी का 2 हो गया, सी का 2 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सी का 2 किस में हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन युग का हो गया सी का 2। उसके बाद नर्मदा ताप्ती का हो गया आपको, नर्मदा ताप्ती का 2 का 5 होएगा, अत्यंत नूतल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है, याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कब हुआ है? क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी कि उत्तर नूतल काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है, याद रखिएगा। नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेपण अत्यंत नूतल काल है, अत्यंत नूतल काल है। नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप कब हुआ? अत्यंत नूतल काल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला, केरल का कुट्टानाड यानी कि यह कुट्टानाड प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का नूतन ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए बिल्कुल यह क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है, याद रखिएगा। केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का नूतन ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला एक्सप्लेनेशन, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, क्या है? बहुत कम, न्यूनतम यानी कि बहुत कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, याद रखिए। केरल का धान का कटोरा किसको? तो कुट्टानाड को कहेंगे, है ना। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? यानी कि इसमें से ढूंढना है, तो बिल्कुल है गंगा मैदान है, गंगा का क्षेत्र मैदान है। असम का क्षेत्र मैदान ये है। मध्य भारत का क्षेत्र नहीं है, लेकिन सिंधु वाला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल मरुस्थल है, एकदम सिंधु वाला एरिया में। कहती है थार, जैसे पाकिस्तान से सटा के है ना, ये राजस्थान वाला इलाका सब, वो सब क्या है? एकदम मरुस्थल वाला इलाका है। चलिए अगला, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल जो राजस्थान में पड़ता है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है, यानी 2 लाख एरिया में क्या है? फैला हुआ है सिंधु के पश्चिमी इलाका में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? कहते कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो बिल्कुल रोहतास का किला नहीं है, रोहतास नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो बिल्कुल रोहतास नहीं है, मुंगेर है, जमुई है और नवादा भी है। इसका आंसर एग्जैक्ट बी होगा। क्या बोला? बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है, यानी कि विंध्य प्रकार का पर्वत पाया जाता है। बिहार में विंध्य भू-स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम अभी पढ़े हम लोग, गोंडवाना कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में गोंडवाना वाला नवीनतम हो जाए, है ना। विंध्य से कुडप्पा और धारवाड़, इससे भी पुराना है, इसके अकॉर्डिंग गोंडवाना होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। ये शिलाएं क्या है? अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुई है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। याद रखिएगा, सबसे पहले हुआ धारवाड़ क्रम, उसके बाद कुडप्पा क्रम, उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टान। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टान के
काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, भारत का अधिकांश कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटामिन कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, न्यून होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें, यानी कि उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। दूसरा, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सत्य है? नहीं, एक असत्य है। पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरा वाला सत्य है। दूसरा वाला क्या है? सत्य है। तो याद रखिएगा कि पहला क्या है? असत्य है, दूसरा असत्य है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, जेपी डाना ने एक्सप्लेनेशन पढ़े। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया है। गंगा के मैदान को डैश के रूप में भी वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा, गंगा के मैदान को पेनी प्लेन में, जियोसिनक्लाइन में, नहीं तो अब देखते हैं कास्ट प्लेन में। तो इसका आंसर एग्जैक्ट ये आंसर इसका सी हो जाएगा, जियोसिनक्लाइन है। यानी कि गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला, गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। अगला, चलिए आज हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। अब हम लोग इसी वीडियो में एक और टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको डिस्कशन करते हैं। चलिए इसका पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हैं। क्या है? भारत की उत्तरीय, कितना क्वेश्चन था इसमें? अगला क्वेश्चन टोटल 13 था, है ना? चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। भारत की उत्पत्ति सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। याद रखिएगा, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, यानी कि औसतन लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। याद है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, यानी कि चौड़ाई के हिसाब से। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में है। याद रखिए, ये सब एरिया में है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता वाला पाई जाती है। विविधता पाई जाती है, यानी कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है, जो आज हम लोग आप लोग को बताएंगे। जैसे हम लोग केक होता है ना, तो केक को काटते हैं ना 4 भागों में, उसी तरह हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जिससे सबसे पहला हिमालय को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए कि आप लोग हिमालय है, ये हिमालय पर्वत 1, 2, 3 और 4 हो गया ना। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1, 2, 3, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो गया ना। तो इसको कहता है पंजाब हिमालय, इसको पंजाब हिमालय, दूसरा बोलता है कुमायूं हिमालय, तीसरा बोलता है नेपाल हिमालय, और एक और भाग होगा, चौथा बोलता है असम हिमालय। कौन हिमालय? असम हिमालय। इसी तरह ये 4 भाग में बांटे। ये 4 भाग में तो ऐसे हो गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेकिन हिमालय को इससे पहले हम लोग आपको दिखा देते हैं कि हिमालय को ये इसके अकॉर्डिंग भी बांटा। हिमालय के कितने लेयर? 4 लेयर। कोई पूछे तो 1, 2, 3, 4। पहले वाले को ट्रांस हिमालय, दूसरा वाले को बृहद हिमालय, तीसरा वाले को मध्य हिमालय, इसको बोलता है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला को शिवालिक हिमालय बोला जाता है। याद है, सबसे पहले वाला को ट्रांस हिमालय, दूसरा वाला को बृहद हिमालय या मध्य हिमालय,
वृहद हिमालय, तीसरा वाला को मध्य हिमालय और सबसे नीचा वाला को शिवालिक हिमालय। यही 4 भाग हो गया हिमालय के, और 4 लेयर भी है हिमालय को, याद रखिएगा। हिमालय को कितने लेयर? 4 लेयर है। अब हम उसी को एक एक को पढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या है। चलिए, पहला ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र वाला इलाका में था, ट्रांस हिमालय। अब वृहद हिमालय, महान हिमालय को वृहद हिमालय कहेंगे, लघु हिमालय मध्य वाला हिस्सा को, अब बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय सबसे नीचा वाला हिस्सा को बाह्य हिमालय के नाम से कहेंगे। इसी तरह जान लीजिए ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। इस सबसे वाला ऊपर ट्रांस हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय और चौथा वृहद हिमालय, बाह्य हिमालय सबसे नीचा। इसी पे हम लोग सारा बिहार मैदानी इलाका है। चलिए, हिमालय का क्या बोला है? हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ऊपर से नीचा। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभाजन युगों में हुआ है, जिसमें वृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग यानी कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग यानी कि 14 बिलियन वर्ष पहले हुआ। याद रखिएगा। शिवालिक का, उसके बाद शिवालिक का सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण है प्लायोसीन युग में हुआ। ये 5 से 1.7 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, यानी कि पूर्व में हुआ था। तो याद रखिएगा, क्रमबद्ध से सबका वर्ष भी इतना याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला, हिमालय के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। यानी कि हिमालय के उत्तर में जो स्थित है ना, उसको ये देखिए महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। जिसकी कितना लगभग ऊंचाई? 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है कौन? महान हिमालय। कौन हिमालय? महान हिमालय, महान या आंतरिक या हिमालय, जो हिमालय या हिमाद्री को कहते हैं, ये वाला इसमें महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, ये वाला इलाका है ना। 4 को दिखा दे रहा है ना आप लोग को यहाँ पे, इस समय दिखा रहा है 4 को, इसी को आप लोग को देखना है। चलिए देखिए, पामीर का पठार यहाँ पे दिखा दे रहा होगा। पामीर का पठार है, कुन्नूल पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान में पड़ता है। और हिमालय की भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, कई लेयर में इसको बांट के पढ़ा गया है, कई लेयर में। सबसे ट्रांस हिमालय के 4 हिस्सा होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल होता है। और उसमें बस शिवालिक और ये आते रहता है, कैलाश पर्वत है, वह दर्रा पर्रा सबको आप लोग अच्छे से NCERT क्लास 9th में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, या क्लास NCERT 11th में दिया हुआ है। चलिए हम लोग 2D पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि महान हिमालय स्थित एवरेस्ट शिखर की सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, एवरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये किसकी सीमा पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इंडिया में नहीं है इसका। स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ओ याद रखिएगा, कंचनजंगा कहाँ है? हिमालय पर्वत में स्थित है, वो सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भारत में, सिक्किम में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। अब पहला बोले तो विश्व का एवरेस्ट शिखर सम्मेलन है, एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। यह पूर्व में, यही अगला पॉइंट है, यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कौन? तो ये कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। बिल्कुल। अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई उत्तर मध्य नेपाल में है। यानी कि अन्नपूर्णा चोटी की जो ऊंचाई है चोटी की स्थित अन्नपूर्णा चोटी की स्थित जो है वह उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के कहाँ पे है? मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है ना। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। याद रखिए, हिमालय के
इस भाग का जो क्रोड है वह किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, हमेशा बर्फ से क्या होती है? ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है, इसमें बहुत सी हिमालयों का क्या होता है? प्रवाह होता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, सतत वाहिनी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। यानी कि याद रखिएगा आप लोग भी, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। किसका? लघु हिमालय या मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांकरा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। अगला पॉइंट है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो सबसे नीचे वाला को बताए थे आप लोगों को, है ना। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई पूछे हिमालय की ऊंचाई, शिवालिक की ऊंचाई तो 900 से 1100 मीटर के बीच इसकी एवरेज ऊंचाई है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी है। असंपीड़ित अवसादों से क्या है? बनी है। निम्न हिमालय यानी कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। लंबवत घाटी को किससे जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून इस प्रकार है, जैसे कि देहरादून, कोट दून और एवं तीसरा पाटलिपुत्र दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद यानी गिरिपद फोथिल्स क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या है? भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी की दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय, अगला पॉइंट है महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा, महान हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है, यानी कि पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय की ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। याद रखिए, हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के कहाँ पे स्थित है? पश्चिम हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज यानी कि सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, जो अभी पढ़े थे हम लोग, फिर नाम से जाना जाता है। उसके बाद पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः दूसरे कश्मीर तथा हिमाचल यानी कि हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय, जो पहले बोले कौन हिमालय? पंजाब हिमालय। उसके बाद दूसरा कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा काली और तीस्ता के बीच नदी के बीच स्थित जो हिमालय वाला जो भाग है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित वाले हिमालय एरिया को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर होगा कि सभी का चारों पॉइंट याद हो गया। सतलज और सिंधु वाले बीच को पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे, सतलज और काली वाले के बीच को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानेंगे, काली और तीस्ता के वाले को नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग वाले क्षेत्र को असम हिमालय के 4 भाग में बांटा है। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। याद रखिएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सा नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दिहांग, महाखड्डक, गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़
बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटी के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। भारत के लिए हिमालय का क्या है? बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। क्लियर। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 ईस्वी को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन किया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सब पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्या है? हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण यानी कि ट्रस्ट एवं भ्रंशन यानी कि दरार फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंट थ्रस्ट मिलता है और जिसे MFT बोलते हैं और MBT मैन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT मैन सेंट्रल ट्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। याद रखिएगा। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे कि CCZ सेंट्रल क्राइस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन लाइन है स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन HHC एवं STDD साउथ तिब्बतन है ना डेटा केमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। याद रखिएगा। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो चित्र क्षेत्र इंडस तसांगो क्या था सांगपो सीचर जोन यानी कि ITSZ अवस्थित है। ये सब चीज़ बहुत टफ हो जाता है। इसको याद करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको जब तक हम बोर्ड पे क्लियर करके नहीं बताएंगे तब तक बातें आप लोग को समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए मैन सेंट्रल फोर्स का एरिया कहाँ से कैसे क्या होता है, CCZ क्या होता है, इस सबको बारीकी से समझाना होगा। जब आप लोग थ्योरी क्लास कहीं करेंगे तो बढ़िया से समझ लेंगे या किसी भी NCERT बुक में बढ़िया से दिया रहता है, उसको आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करना होता है। चलिए ठीक है, हम लोग आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न कोश के बाद चलते हैं। प्रश्न कोश नंबर 1 देता है, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। क्या है? नीचे कूट से करना है। कैसे होगा? पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टेटमेंट 1 देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। क्या है? सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण देख लेते हैं। कारण हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल आर भी सही है, लेकिन वो उसका व्याख्या नहीं करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर पाता है। एग्जैक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से
ही प्राप्त करता है, बिल्कुल बात सही है। कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, अभी तो पढ़े हैं, सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर बी ये दे रहा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि बी ए और दोनों सही है, ए आर की सही पुष्टि भी करता है, ये इसका दोनों ठीक है, इसका व्याख्या भी सही करता है और पुष्टि भी करता है उसमें, जबकि पहला वाला में नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला, हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणी में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। कौन सा प्राचीनतम श्रेणी, सबसे प्राचीन यानी पुराना, अभी पढ़े समझो हम लोग, बृहद हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय सबसे पुराना है, याद रखिएगा। बृहद हिमालय क्या है, सबसे पुराना। उपरोक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी यानी कि ओलिगोसीन युग यानी कि 2540 मिलियन वर्ष पूर्व पहले बन गया था। उसके पश्चात लघु हिमालय है, मध्य लघु हिमालय को मध्य या मायोसीन हिमालय जो 14 मिलियन पहले, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है। शिवालिक सबसे नवीन प्लायोसीन में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व का है, ज़्यादा का नहीं है। बृहद लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। बहुत पॉइंट अच्छा है कि यह हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता, कैसे होता। स्टेटमेंट आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। चलिए आप लोग आईएएस वाला क्वेश्चन हम लोग को यूपीएससी का क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। देखिए जो भी बच्चा सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं उसके लिए ये चैनल बहुत मोस्ट वीवीआई है, इसलिए कहते हैं इस चैनल से आप लोग बने रहें। चलिए पहला स्टेटमेंट है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें का अनुभव होता है। यानी कि कह रहा है कि देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें का अनुभव होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है, उस होता है। अगला पॉइंट है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। ये भी बात सही है। मानसून का प्रतिरूप पर्वत है ना, वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, यानी कि तीनों सही है। इसका एग्जैक्ट आंसर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। चल इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शक्ति लहरें का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उप महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे इससे पहले, भाबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत में उप महाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले सतत मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भाबर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, यानी कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा शिवालिक है। किसको कहते हैं? शिवालिक को पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। अगला, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के उत्तर ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। इसमें डिफरेंट का चौड़ा वाला क्या है? घाटी सब है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अभी पढ़े हम लोग, हिमालय का हिस्सा होगा ना, क्योंकि
हिमालय के कितने भाग? 4 भाग। हिमालय के कितने भाग? 4 भाग। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय जो सबसे बाहरी हिमालय है तो वो शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, अभी बोले थे कब, कौन सा विलियन में पूछे तो याद रखिएगा 1.7 बिलियन वर्ष में हुआ था, 5 से 1.7 बिलियन वर्ष। लेकिन किस काल में हुआ है तो सेनोजोइक वर्ष में, सेनोजोइक काल में हुआ था। याद रखिएगा 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ। एक्सप्लेनेशन भी देखिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण, याद रखिएगा बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय को कहते हैं, का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 बिलियन वर्ष पहले प्लायोसीन अर्थात मेसोजोइक युग में हुआ है। दोनों आंसर रहेगा ऑप्शन में, तो मानना है प्लायोसीन या मेसोजोइक जो भी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? अभी पढ़े थे हम लोग कितनी ऊंचाई है, तो इसके एग्जैक्ट आंसर 900 से 1100 पढ़े थे, लेकिन जो कि ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर स्टार मान लिया। आयोग उत्तराखंड पीसीएस पीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या होता है? उप हिमालय या शिवालिक, उप हिमालय के नाम से भी शिवालिक हिमालय को जानते हैं। याद रखिएगा हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 11। अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ गया है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। प्रादेशिक भिन्नता भी देखने के लिए मिलता है कि अलग हिसाब से सबका अलग अलग थॉट था। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? अभी पढ़े थे कुमायूं, पहले पढ़े नेपाल पंजाब हिमालय, उसके बाद दूसरा कुमायूं। तो कुमायूं जब भी आ जाए तो सतलज और काली, सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। याद रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दिखाते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु सतलज और सतलज के नदियों के बीच, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय होगा। सतलज के बीच कौन सा है? हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय स्थित है। यही चीज़ इतना याद रखना आप लोगों को बस। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? यानी कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। किसका है? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। याद रखिएगा भाबर मैदान यानी कि भाबर प्लेन इस शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा में इस मैदान का निर्माण कंकर व बजरी के जमाव से हुआ है। याद रखिएगा कंकर और बजरी के जमाव से हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन, आप जब हिमालय का यात्रा करेंगे उतना हाइट पे चढ़ के तो आप किस चीज़ सबको देखेंगे? स्टेटमेंट चुनना है। तो यू घुमाव वाले नदी को देखेंगे। बिल्कुल हाँ देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी को भी देख लेंगे। समांतर पर्वत श्रेणी को उसके पैरेलल में जो भी पर्वत होगा उनको भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल को भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऊंचे से ढाल को आसानी से देखा जा सकता है। तो कौन उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो 1, 2, 3 और 4 पूरा कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे भी देख सकते हैं यू घुमाव के आधार। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल आप किसी पहाड़ पे या पर्वत पे ऊंचे पे चढ़ेंगे तो आप अपने लेयर के, गड्ढे के, ढलान के सब चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के उत्तरी ढलान, तीव्र ढाल जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता के देखे जा सकते हैं। नवीन मोरदार पर्वतों में ये भूआकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए क्या बोले? नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। जम्मू और कश्मीर का मानचित्र है, सब देखिए 1, 2, 3, 4। अब इसमें से ढूंढना है कि कौन पर्वत कौन कहाँ क्या है। तो यही याद रखना होगा कि कौन पर्वत कौन कहाँ क्या है। तो कौन पर्वत कौन कहाँ है तो आप मैप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि ये एरिया को, आपको पहले एरिया को पता करना होगा। एरिया कौन है? ये तो लद्दाख वाला इलाका है। ये आपको कहाँ वाला इलाका है बताइए? चौथा नंबर का। तीसरा का, दूसरा का क्या है? तो सबसे पहला होगा तीसरा वाला क्या होगा? काराकोरम के पास है। ऑप्शन नंबर सी पे देखिए कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो तीसरा वाला पहले होगा, उसके बाद दूसरा लद्दाख होगा, उसके बाद दूसरा वाला होगा जास्कर, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? पीर पंजाल चौथा वाला हो जाएगा। याद रखिएगा चौथा वाला पीर पंजाल। बस सजाना रहता है, अरेंज करना रहता है। पहला जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के दिए गए उपयुक्त मानचित्र 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रम से इस प्रकार है। काराकोरम श्रेणी, उसके बाद दूसरा पे लद्दाख, तीसरा पे जास्कर श्रेणी, चौथा पे पीर पंजाल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है।
मध्य में लघु हिमालय स्थित है। कहाँ पे, किस में, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। शिवालिक और महान हिमालय के बीच वाले हिस्सा को हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय आ जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ये बीच वाला एरिया पूछा है ना। हिमालय का अनुदैर्ध्य भाग विभाजन का उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बिल्कुल। तो देखिए लघु हिमालय की बात चर्चा किया है ना, लघु हिमालय यहाँ है ना, लघु हिमालय। तो देखो लघु हिमालय तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हो गया ना, तो बस यही याद रखना था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी कि पश्चिमी भाग में हिमालय के श्रेणी का दक्षिण से, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से क्या देना है, उत्तर की ओर क्रम सही, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले शिवालिक आएगा। कौन आएगा, सबसे पहले शिवालिक आएगा, उसके बाद शिवालिक आएगा, उसके बाद लघु आएगा, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 शिवालिक, उसके बाद क्या आ जाएगा, मध्य, उसके बाद बृहद, उसके बाद ट्रांस सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचा से करके नीचा वाला साउथ हो गया, साउथ से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में क्या था, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणियां, जबकि उसके बाद उत्तर क्रम इस प्रकार है, लघु है, मध्य और हिमालय और महान हिमालय, जो भी रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। पूछ दिया सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन है, तो शिवालिक है। सबसे नवीन, सबसे नया है ना, बिल्कुल है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चवास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, अब ट्रांस हिमालय का ये सब हिस्सा है। अब सबको हमको पकड़ना होगा, कैसे होगा, तो अधोलिखित उच्चवास आकृति का होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, काराकोरम, L फॉर लद्दाख, J फॉर जास्कर, P फॉर पंजाल। तो याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। देखिए कौन कौन है, जास्कर तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे, काराकोरम को, तो 4 वाला को पहले हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख वाला हो जाएगा, लद्दाख वाला तीसरा वाला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पे किसको रखेंगे, लद्दाख वाला को, तीसरा पे जास्कर को रखेंगे, पहला वाला, तीसरा पे किसको रखेंगे, इसको रखेंगे पहला वाला को, उसके बाद सबसे लास्ट में धौलाधर पर्वत श्रेणी, यानी कि दूसरा वाला को चौथा नंबर पे सबसे। तो एक इसी तरह से अरेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका अरेंज है इस तरह से, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया 2 1 क्या बोला 2 1 एक आंसर दिया, तो 2 1 3 4 2 1 3 4 2 6 1 3 4 हो गया आप लोग को। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। बिल्कुल है, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से स्थित है। याद रखिएगा, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर, किधर की उत्तर दिशा की ओर, यानी कि दक्षिण से आएंगे, और के क्रम वाली पर्वत श्रेणी का कौन आता, दक्षिण से आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एग्जैक्ट आंसर बी में देखिएगा, पीर पंजाल पहले, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। उत्तर से जा रहा है ना, तो पीर पंजाल बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। मैप में देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जास्कर से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां इस प्रकार है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के मध्य में स्थित है। याद रखिएगा। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। पूर्व से आप ईस्ट से वेस्ट में आएगा, पश्चिम में, तो इसका भी बी होगा। पहले हो जाएगा कंचन, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद धौलागिरी। याद रखिएगा आप लोग, तभी जाकर क्या आएगा। उपरोक्त पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा भी नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में। तो सबसे पहले असम वाला होगा, इसी तरह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में
श्रेणी से सबसे नवीनतम कौन सही है? सबसे नवीनतम, तब पटकाई श्रेणियां सबसे नवीनतम है। यही ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पटकाई श्रेणियां हिमालय श्रेणी में स्थित है। हिमालय श्रेणी में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। किस युग में? टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपर्युक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां पटकाई श्रेणियां है। कौन है? पटकाई श्रेणियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है? पटकाई श्रेणियों से कौन संलग्न नहीं है? तो वह त्रिपुरा संलग्न नहीं है, बाद बाकी सभी है। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियां से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से क्या है? संलग्न है, याद रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, यानी कि पीर पंजाल कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणियां पर्वत कहाँ पाई जाती है? मध्य हिमालय का में स्थित है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 23 नंबर पे, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा सही उत्तर है, इसको चुनना है। तो इसमें से चुनना है हम लोग को। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, तो ये बिल्कुल बात सही है। यह मनाली उत्तराखंड में पड़ता है, लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी बात सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही है, इसका आंसर एग्जैक्ट डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका हम आपको दिखा देते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबा अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली के लाहौर स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर है। अभी पढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पारी कहते हैं? तो याद रखिएगा, पीर पंजाल को अटल, पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? याद रखिएगा, कश्मीर की घाटी तब बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बार पढ़ रहे हम लोग। कश्मीर में बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है। हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है, तो लद्दाख पठार अक्साई चीन का क्या है? भाग है। अक्साई चीन का क्या है? भाग है। देखिए बोला अक्साई चीन, यानी कि अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 8850 मीटर SL है। चलिए, महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग उससे ऊपर 8848 मीटर है, लगभग, यानी कि 8850 है। नेपाल एवं चीन के माउंट एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया गया, अतः विकल्प ऐसा ही होगा। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय उपर्युक्त में से एक मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महारत श्रेणी अथवा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, तो सही कथन है, बिल्कुल गलत है। हिमालय 5 राज्य में कैसे हुआ? ज़्यादा राज्य में होगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। पुलिकट झील
केवल 2 राज्य में फैली हुई है। बिल्कुल, पुलिकट झील 2 राज्य में केवल है, तो केवल इसका आंसर 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका केवल बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका बी? चलिए दिखाते एक्सप्लेनेशन। भारत के प्रमुख हिमालय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अक्टूबर 2019 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में देखिए 8-9 राज्य हो जाता है टोटल, है ना। तो ये बात गलत हो गया। इसके अलावे असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। जैसे देखिए पश्चिमी घाट में गुजरात है, महाराष्ट्र भी है, गोवा है, कर्नाटक है। पश्चिमी घाट में तमिलनाडु है एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार विस्तार 6 राज्यों में है, न कि 5 में। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का झील, चिल्का के बाद है, चिल्का झील पहला, दूसरा पुलिकट है, जो लेगून, एक प्रकार का लेगून झील है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इसका विस्तार कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या अनुसार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि 3 सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, किस प्रदेश का? उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां नवीनतम है? तो याद रखिएगा, हिमालय श्रेणियां नवीनतम है। हिमालय श्रेणियां नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणियां हैं। वही आंसर इसका होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को ही हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम, याद रखिएगा, नवीनतम तो हिमाद्री, हिमालय का बाद भाग हिमाद्री है। नीचे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कथन कारण वाला है। कथन क्या है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्कर्म के क्षेत्र अवस्थित है। आर भी सही और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इसका एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला। मणिपुर क्या था? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? तो सरोवरीय मैदान का। किसका? मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? तो सरोवरीय मैदान का है। याद रहेगा, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम पर्वत उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुनना है, सही कथन चुनना है। नीचे दिए गए सही उत्तर चुना है कि कौन सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। क्या ये जीवाश्महीन है? तो ये जीवाश्महीन है। क्या जीवाश्महीन है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जीवाश्महीन नहीं, जीवाश्म है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ये बात सही है। और तीसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आपको बताते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। अतः कथन एक असत है, जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल बात है। अब कह बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय पर पाई जाती है। याद रखिएगा, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेपण के रूप में पाया जाता है। ये तलछट हिमालय के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा टॉपिक एंड हो गया। आप 1-2 क्वेश्चन रह गया और कर ही लेते हैं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश तिब्बत क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अगला, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है?
तो ये याद रखिएगा, एक और दू है तो स्टेटमेंट एक और दू होगा, चो ऊ और लोहोत्सव। चलिए मेरा टॉपिक एंड हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।